हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू पीटी नीट। जो आज चैप्टर हम लोग करेंगे उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यूनिट 5, क्लास 11th। बताना पड़ता है, जो कभी बुक नहीं खोलते हैं उनके लिए बताना पड़ता है। क्लास 11th यूनिट नंबर 5 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले हुआ करता था डाइजेशन, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब पहला चैप्टर है आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिकली पूरे वीडियो में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर करते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन का अर्थ समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि उन्हें नोट्स पढ़ लिया, कोई भी टीचर, देखो कोई भी टीचर करा रहा है ना, तो आपको अच्छा ही करा रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम लोग नोट्स करते हैं ना, तो नोट्स समझ में आ जाता है, क्योंकि नोट्स में कोई भी टीचर होगा वो आपको इजी लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो नोट्स हो जाता है हमसे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब एनसीईआरटी करने बैठते हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन सी लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है, किस लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। और चलो मान लो समझ आ भी गया, पूरा तो समझ आने वाला नहीं है, फिर उसको रिवाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपको कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको इश्यू आता है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का, वहां से जाकर के आप उसको कवर कर सकते हैं। और हम लोग साथ पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ एक एक पैराग्राफ 2 से 3 बार रिवीजन करते हुए भी चलेंगे। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लेकर के बैठो। हर एक वीडियो में मैंने बोला है कि प्रवचन नहीं चल रहा है, एनसीईआरटी लेकर के बैठो, साथ साथ पढ़ते चलो मेरे। और जितनी बार, चलो ठीक है, मैंने एक बार मान लो ये पूरा पैराग्राफ कर लिया, आपको नहीं समझ आया, ठीक है, उसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। देखो वो मेरी आदत में आ चुका है। तो आपको भी ये चीज अपनी आदत में लाना है। क्या, जैसे मान लो पहले आपने एक पैराग्राफ करा, खत्म हो गया, इसके बाद आप इसको पूरा आपको छुपाना है, अपने हाथ से करो, अपनी कॉपी से कवर कर लो, फिर अपने दिमाग में जरा सोचो कि आपने इस पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ा था। ये होता है रिवीजन का टेक्निक होता है, ये होता है आपको एनसीईआरटी किस तरीके से रीड करना है। जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओगे, ये पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, इसको भी रिवाइज करना है, इसको भी रिवाइज करना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उस एक चैप्टर कंप्लीट होते होते आपका 3 to 4 टाइम्स रिवीजन भी हो चुका होगा साथ में। बट आप लोग क्या करते हो, एज यू हैव से स्टार्ट किया, एकदम लास्ट में डिसऑर्डर दिया गया है, वहां पर एक बार में पढ़ के खत्म कर देते हो, और एट द एंड आपके ब्रेन में क्या आता है, 0, कुछ नहीं आता। और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, जो लास्ट में डिसऑर्डर पढ़ा है बस वही आपके ब्रेन में रह जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है। इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहला हम लोग करेंगे कैपेसिटी तक कर लेंगे, बाकी उसके बाद की एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, कौन सा डिसऑर्डर है, रेगुलेशन कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज आती है कि ब्रीदिंग क्या होता है। सबसे ज्यादा बच्चों को इश्यू आता है ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। उन्हें डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि दोनों चीजों में अंतर क्या है, कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हम लोग ब्रेकडाउन देखते हैं ना, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखते हैं, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या अपने आप हो गया, इसमें ऑक्सीजन हेल्प करती है, तब जाके आपका एनर्जी रिलीज होती है। अब जब ये एनर्जी रिलीज हुई है तो कुछ तो इसका काम होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है। जो भी वेरियस एक्टिविटी करानी होती है बॉडी को, उसमें इस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है। हम लोगों ने क्या देखा कि रेस्पिरेशन क्या था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज हो रही है। इतना समझ में आ गया। तो जब भी किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है तो सिंपल प्रोसेस का नाम होता है कैटाबॉलिक। अगर कोई चीज ब्रेक हो रही है तो कैटाबॉलिक, अगर कोई चीज बन रही है तो होगा आपका एनाबॉलिक। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन कैसा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, क्या बन रहा है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। और एनर्जी का यूज हमारी बॉडी कर लेती है वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म कराने में, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कि जब आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है, जब आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, जब आपकी एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इस टाइम पे ये था आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो गई, ये है आपका रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे O2 का यूटिलाइज किया गया। तो अब O2 आई कहां से, O2 आई कहां से, ऑक्सीजन आपका आया कहां से, ये ग्लूकोज में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, कहां से ऑक्सीजन आई। तो जो हम लोग एयर अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, यही होता है आपका ब्रीदिंग, यही होता है आपका ब्रीदिंग। तो अब आपको समझ में आया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो, जब ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, तो क्या रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। क्या एनर्जी अकेले रिलीज होता है, नहीं, एनर्जी के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंस आपका CO2 भी आता है। तो CO2 चला जाएगा बाहर, O2 आ जाएगा अंदर, प्रोसेस होगा ब्रीदिंग, प्रोसेस होगा ब्रीदिंग। समझ में आ गया। तो ग्लूकोज का
ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ये है आपका रेस्पिरेशन। ये है आपका रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है वो हमें कहीं से तो चाहिए होगी, तो जो ह्यूमन बॉडी एयर लेती है, ऑक्सीजन लेती है, CO2 को बाहर निकाल रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताने का ट्राई किया। देखो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एयर का मूवमेंट होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 आपका बाहर चला जाता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब इसका ब्रेकडाउन होना होगा, तो जो इसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होगी, CO2 रिलीज होता है। ठीक है, यही CO2 बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर आती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखा गया है, एज यू रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन करना है सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड का। फिर क्या रिलीज होगा? डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। तो इस पूरी लाइन में क्या लिखा गया है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइज कौन करता है? ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ध्यान रखना कि इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन है, अर्थन रीजन में पूछ सकता है। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहे हैं कौन? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस, किसका? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन का। क्या रिलीज कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। उस एनर्जी का कहां पे यूज होता है? वेरियस एक्टिविटी में यूज हो जा रहा है। तो पहली लाइन क्या लिखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं इनडायरेक्टली, किसका? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, और क्या रिलीज कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। किसको यूज किया? ऑक्सीजन को यूज किया। इतना समझ में आ गया? फिर लिखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहां पे बोल दिया कि ये कैसा है? ये आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसा है? रेस्पिरेशन। ये आपका रेस्पिरेशन की बात की गई है, ये है आपका रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन आपका हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। क्या रिलीज होती है? इसमें CO2 भी रिलीज होती है। CO2 जो कि हार्मफुल है, ये भी रिलीज होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। किसका यूटिलाइजेशन करके हो रहा है? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ। क्या रिलीज हो रही है? एक तो एनर्जी रिलीज होता है और दूसरा हार्मफुल सब्सटेंस CO2 भी निकलता है। ठीक है, कैसा है? कैटाबॉलिक है। इसके बाद लिखा गया कि इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। इसका क्या मतलब है? देखो, जब हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन का, जब हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो हम लोग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो ब्रेकडाउन हो कैसे रहा है? ऑक्सीजन यूज होगी तभी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। ऑक्सीजन यूज होगी तभी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी की जरूरत है ताकि प्रॉपर एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी चलती है हमारी बॉडी में, वो सब चलती रहे। ठीक है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत है तो किसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकडाउन करने में जरूरत कौन पड़ेगा? ऑक्सीजन पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। अब जो CO2 रिलीज हो रहा है, इसको भी तो सेल के बाहर निकालना पड़ेगा। हार्मफुल सब्सटेंस हमारे अंदर नहीं रह सकता ना, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। कहाँ गई? हाँ, एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल। O2 ऑक्सीजन हमें लगातार सेल्स को देना पड़ेगा और CO2 कंटिन्यूअसली रिलीज होगी सेल्स से, जो कि बाहर चली जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है सेल्स से, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। जो आपका O2 एटमॉस्फेयर से अंदर आया, जो आपका CO2 सेल से बाहर चली गई, यही होता है आपका ब्रीदिंग और कॉमनली इसको रेस्पिरेशन बोला जा रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या था? रेस्पिरेशन एक आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड्स का, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबका इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है। किसको यूज करके ब्रेकडाउन होता है? ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेकडाउन किया जाता है। क्या रिलीज होती है? एक रिलीज होती है आपकी एनर्जी और रिलीज होता है आपका CO2। क्या CO2 हमारी बॉडी में रहेगा? नहीं, CO2 हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, तो CO2 सेल्स से बाहर चला जाता है। और ऑक्सीजन जिसको यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, वो एटमॉस्फेयर से अंदर आती है। तो ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग। फिर इन्होंने बोला है कि आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए एंड यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, और आपको फील होगा कि आपका चेस्ट ऊपर और नीचे हो रहा है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। ये हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने की वजह से हो रहा है। हम लोग
इनहेल करते हैं, सांस अंदर चली जाती है, एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर चली जाती है। तो हमारे चेस्ट को देखोगे आप, मूवमेंट आपको दिखती है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिखती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग चल रही है। हाँ, हाउ डू वी ब्रीद, हम लोग किस तरीके से ब्रीद करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग पूरा ब्रीदिंग को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म का ब्रीदिंग होता है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। देखो क्या लिखा गया है, थोड़ा साथ साथ पढ़ते हुए चलिएगा। मैंने इसको 2-3 बार 4 बार कर दिया है, आपको भी साथ साथ करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि ब्रेकडाउन मीन्स क्या। ब्रेकडाउन मीन्स सिंपली आपका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब आपका ब्रेकडाउन हो रहा है। कोई चीज बन रही है तो मतलब वो आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। बनना एनाबॉलिक होता है, ब्रेक होना कैटाबॉलिक होता है। ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है, अमीनो एसिड का हो रहा है, फैटी एसिड का हो रहा है, इन सबका ब्रेकडाउन हो रहा है। कौन किसका यूटिलाइजेशन करके आपका ब्रेकडाउन पॉसिबल हो पा रहा है? ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीजन मिली कहां से? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर आती है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, उसी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, और क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और CO2 रिलीज होगा। CO2 बाहर चला जाता है। किस प्रोसेस से? ब्रीदिंग के प्रोसेस से। समझ में आ गया। अब इसके बाद होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऐसा देखते हैं। जब आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने बहुत सारे फाइलम देखे। पोरीफेरा देखा, ठीक है, सीलेंट्रेट्स देखे, अर्थवर्म देख लिया, कॉकरोच देख लिया, बहुत सारे एनिमल्स देख लिए अलग अलग फाइलम में। क्या सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक था? मतलब क्या सारे सेल्स से ही मिलके बने थे? नहीं। हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे थे फाइलम्स जो कि आपके सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब उनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी थी। कुछ ऐसे थे जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा, जैसे कि आपका सीलेंट्रेट, टिनोपोर्स हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसमें आपको ऑर्गन देखने को मिला, कुछ ऐसे थे जिसमें आपको वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला। करेक्ट, इतना समझ में आया। तो जैसा एनिमल है, जैसा उसका लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसको भगवान ने प्रोवाइड किया है। भगवान ने क्या ही प्रोवाइड किया, उसके सिस्टम में उस तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। कुछ एनिमल्स हम लोग देखते हैं कि लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स हम लोग देखते हैं कि वाटर में रहते हैं। क्या जो वाटर में रहते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेम होता है जो लोग लैंड पे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका सेम नहीं होता। हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। 2 अलग अलग लाइन्स है, ठीक है, थोड़ी स्टोरी नहीं चली यहाँ पे। तो जो मछली है वो बाहर निकालने पे क्यों मर जा रही है? ऐसा क्या हो जा रहा है? जब आपकी मछली आपके अंदर थी, ठीक है, किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा था? गिल्स था उसके पास, वहां से वो रेस्पिरेशन कर ले रही थी, क्योंकि उसका बॉडी उस तरीके से मॉडिफाई था कि वो पानी में ही रहने के लिए बनी थी। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलेगी तो उसको रेस्पिरेशन में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑर्गन है ही नहीं कि वो लैंड पे रेस्पिरेशन कर सके। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं हालांकि, लेकिन एक आप ये भी समझ लो कि जब वो लैंड पे रह ही नहीं पाएगी तो वो जिंदा कैसे रहेगी? तो उसको पानी चाहिए ही चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। तो एक तो रीजन होता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एनिमल का, और दूसरा होता है किस तरीके के हैबिटेट में रह रहा है, वाटर में रह रहा है, लैंड पे रह रहा है, टेरेस्ट्रियल है, किस तरीके का उसका हैबिटेट है, ये भी डिपेंड करेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली कि किस तरीके का उनका हैबिटेट है, इस पे डिपेंड करेगा। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो हैबिटेट पे, और किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद आएगा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन कौन से, लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट एंड फ्लेटवर्म्स। कौन कौन से? स्पंजेस किसमें आता है? पोरीफेरेंस में आता है। सीलेंट्रेट, टिनोपोर, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका फ्लेटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपके स्किन है, बॉडी के थ्रू उनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। O2 अंदर चली आएगी, CO2 बाहर चला जाएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है बॉडी सरफेस से। फिर आएगा आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म में हम लोग क्या देखते हैं, उसकी मॉइस्ट क्यूटिकल होती है जहां से उसमें रेस्पिरेशन होता है। उसकी जो बॉडी सरफेस होता है थोड़ा चिपचिपा होता है, तो जो उसका मॉइस्ट क्यूटिकल होता है तो वहां से रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट में आपको प्रॉपर ट्यूब देखने को मिलेगा, ट्रैकियल ट्यूब देखने को मिलेगा। कॉकरोचेस में भी ट्रैकियल ट्यूब होता है। तो इंसेक्ट में कैसे हो रहा है? ट्यूब्स की हेल्प से हो रहा है, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। इसके बाद स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, अगर गिल्स प्रेजेंट हैं तो मतलब होगा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कब होगा? जब गिल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर लंग्स प्रेजेंट हैं तो होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स तब प्रेजेंट होगा जो भी आपका ऑर्गेनिज्म आपका वाटर में रहेगा, वहां पे आपका ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा। बट जो आपका लैंड पे रह रहे हैं उनके पास प्रॉपर लंग्स होगा, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लंग्स, वहां पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। तो मैंने क्या बोला कि गिल्स प्रेजेंट है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन
ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है? एक तो आपके ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स करेंगे, ज्यादातर ऑर्थोपोड्स गिल से करेंगे, मोलस्क करते हैं, ये सब किससे कर रहे हैं? गिल से कर रहे हैं। इसके बाद जो आपके बचते हैं लंग्स से, कौन कौन कर रहा है? लंग्स से जो आपका टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं वो सब आपके लंग्स से करेंगे। फिशेस किसका यूज करती हैं? गिल्स का यूज करती हैं। लेकिन वहीं पे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स ये सब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद लिखा गया कि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, एम्फीबियन आपका मॉइस्ट स्किन से भी करेगा। एम्फीबियन देखो हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉग आपका पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहेगा, ठीक है। तो जब आपका फ्रॉग होता है, जब आपका फ्रॉग एक तो अपने स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, इसके अलावा वो आपके गिल्स से भी रेस्पिरेशन करता है, सॉरी लंग्स से भी करता है, पल्मोनरी भी रेस्पिरेशन होता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है उसमें। अगर आपको इसको लर्न करने में थोड़ा इशू आ रहा है तो आप इस तरीके से लिख करके लर्न कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, स्पंजेस सीलेंट्रेट और प्लेटवर्म में रेस्पिरेशन होता है, उनकी बॉडी सर्फेस से होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है, अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से हो गया। इंसेक्ट में ट्यूब्स के थ्रू होता है। बाकी इसके अलावा जो गिल्स से होता है, गिल्स से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो होता है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स से हो रहा है तो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स से रेस्पिरेशन कौन कौन करता है? एक्वाटिक ऑर्थोपोड करेंगे, मोलस्क करेंगे, फिशेस करेंगी। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल करते हैं लंग्स से। एम्फीबियन में ही आपका फ्रॉग आ जाता है। फ्रॉग कैसा करता है? फ्रॉग आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है और अपने मॉइस्ट स्किन से भी करता है, ठीक है। मतलब मॉइस्ट स्किन से करेगा, जब वो अपना आपका वाटर में रहता है तो अपने स्किन के साथ रेस्पिरेशन करता है। और अगर स्किन से कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर स्किन से कर रहा है, कहाँ गया, हाँ, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इतना समझ में आ गया? देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो होती है ब्रीदिंग की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हम लोगों ने क्या देखा कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे, कौन कौन से? स्पंजेस, सीलेंट्रेट, प्लेटवर्म, इसमें कैसे हो रहा था रेस्पिरेशन? डिफ्यूजन से हो रहा था। किसका डिफ्यूजन हो रहा था? बॉडी सर्फेस से डिफ्यूजन हो रहा था। फिर हम लोगों ने देखा अर्थवर्म, अर्थवर्म में कहां से हो रहा है रेस्पिरेशन? मॉइस्ट क्यूटिकल से हो रहा है। फिर आता है आपका ऑर्थोपोड, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब से होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखे? गिल्स देख लिया। गिल्स कैसा था? गिल्स से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो तब क्या बोलेंगे? अगर गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है तो बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स से हो रहा है तो बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स से कौन कौन करता है? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड करेगा, मोलस्क करेगा और आपकी फिशेस करेंगी। इसके बाद लंग्स से कौन कौन करता है? एम्फीबिया करेगा, रेप्टाइल करेगा, बर्ड करेगा, मैमल करेगा, ये सब करते हैं आपके लंग्स से रेस्पिरेशन, यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, स्किन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन फ्रॉग में होता है। जब हम लोग फ्रॉग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से तब आपको वहां पे समझ में आएगा कि जो फ्रॉग होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है। इसके बाद आएगा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ब्रीदिंग का चैप्टर बहुत आसान है, आपको क्यों, मतलब ठीक है, अगर आपको समझने में इशू आता है तो एक बार ये लेक्चर लगा के देख लो, तब भी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है। देखो यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो सिंपल सी चीज समझ लो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बाहर? नॉस्ट्रिल, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आएगा आपका नाजल पैसेज, इसके बाद आएगा नाजल चैम्बर, फिर आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी वो जो बगल में पूरा पैराग्राफ लिखा गया ना, इसके बाद आपका इजी हो जाएगा। पैरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स के बाद आएगा आपका ट्रैकिया हो जाएगी आपकी डिवाइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसके बाद बनाएगी आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, यहां से बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बनेगा, ये सब अभी आपको समझ में आएगा कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद बनेगा आपका इनिशियल ब्रोंकियोल, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से आपको भी लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आ जाएगा आपका एल्वियोलाई। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है
कि वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, हमारे पास वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होता है। करेक्ट, इतना समझ में आ गया, हमारे पास वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होता है। कहां पे ओपन होता है? ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, अपर लिप्स के ऊपर वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होता है जो कि बाहर की साइड ओपन होता है। इट लीड्स टू नाजल चैम्बर थ्रू नाजल पैसेज, नाजल पैसेज के थ्रू होता हुआ ये आपका नाजल चैम्बर में जाके ओपन होता है। तो सबसे बाहर क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, सबसे बाहर क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, फिर क्या? नाजल पैसेज आया। कहां पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपन हुआ है? नाजल चैम्बर में ओपन हुआ है। किसके थ्रू? नाजल पैसेज के थ्रू। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल किसमें ओपन हुआ? नाजल चैम्बर में। किसके थ्रू? नाजल पैसेज के थ्रू। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि द नाजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अब आपका नाजल चैम्बर कहां ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स वो जगह होती है जहां पे आपका फूड और एयर दोनों ही आते हैं। फेरिंग्स वो जगह होती है जहां पे आपका फूड और एयर दोनों आते हैं। कहां आते हैं? फेरिंग्स में। कहां आते हैं? फेरिंग्स में। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बच्चों को अब नहीं भूलता है, पहले बहुत भूलता था कि फेरिंग्स ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों आता है, ठीक है। अब जब फेरिंग्स में आ गया, अब इसके बाद होता है डिवीजन। फेरिंग्स के बाद दो ट्यूब देखने को मिलेगी, एक हो जाती है आपका ट्रैकिया जाएगी और एक जाएगी ओइसोफेगस। फेरिंग्स में फूड एयर दोनों आ गया, उसके बाद एक साइड जाएगी एयर, एक साइड जाएगी आपका फूड। तो जो एयर जाएगी हम लोग को इस चैप्टर में वही पढ़ना है। जहां से फूड जाता है वो है आपका ओइसोफेगस, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। जहां से आपकी एयर जाती है वो है आपका ट्रैकिया। क्या लिखा गया है कि द pharynx open through the larynx region into the trachea। pharynx कहां पे गया? pharynx गया आपका लैरिंग्स के होता हुआ ट्रैकिया में। अब ये लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स वो जगह होती है जहां से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। लैरिंग्स को क्या बोला जा रहा है? जैसे इस तरीके की ट्यूब होती है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपका लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स वो जगह होती है जहां पे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहां ऊपर था फेरिंग्स, यहां पे आ गई आपकी ट्रैकिया और यहां पे आ गई आपकी ओइसोफेगस, ठीक है। ये है आपकी ट्रैकिया, ये है आपकी ओइसोफेगस, ठीक है। यहां पे आप गया फूड एंड एयर, ठीक है, फूड एंड एयर आ गया। अब एक बात बताओ, जब फूड और एयर आएगा तो कैसे वो ट्रैकिया में नहीं जाता, कैसे वो आपको ओइसोफेगस में चला जाता है? तो ये जो ओपनिंग है ना, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ओपनिंग क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर कुछ इस तरीके का एक फ्लैप लगा होता है, ढक्कन समझ लो, एक फ्लैप लगा होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस क्या काम करता है कि जब फूड आता है, जब हम खाना स्वेलोइंग करते हैं ना, जब हम लोग खाना निगलते हैं, तब ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ये आपका ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। तो जो फूड होता है वो आपके ट्रैकिया में ना एंटर करके ओइसोफेगस में चला जाता है। समझ आया कि जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस क्या है? ट्रैकिया के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको ग्लॉटिस बोला जा रहा है। ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है एपिग्लॉटिस, फ्लैप होता है कार्टिलेजिनस। क्या कर रहा है कि जब फेरिंग्स में आपका फूड और एयर दोनों आया, जब हम लोग खाना निगलते हैं, खाना अंदर लेते हैं, तो खाना आपका ट्रैकिया में ना एंटर करे, वो आपका ओइसोफेगस में एंटर करे। इसके लिए ओइसोफेगस बंद कर लेता है, एपिग्लॉटिस जो फ्लैप होता है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है और खाना आपका कहां चला जाता है? ओइसोफेगस में चला जाता है, ट्रैकिया में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि लैरिंग्स कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। लाइन याद रखिएगा कि जो आपका लैरिंग्स होता है क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि जब हम लोग खाने को निगलते हैं, ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्डेड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। कि जब हम लोग खाना निगलते हैं, स्वेलिंग मतलब खाने को निगलना, जब हम लोग खाने को अंदर लेते हैं तो ग्लॉटिस होता है वो कवर कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, कि जो फूड है वो लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ना चला जाए, लैरिंग्स में ना चला जाए, इसके लिए जो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस है वो उसको कवर कर लेता है। तो फूड कहां चला जाता है? ओइसोफेगस में चला जाता है। इसके बाद लिखा गया कि ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया कहां तक जाती है? मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। उसके बाद फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। देखो, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है। कौन से वर्टिब्रा पे डिवाइड हुई? मिड थोरेसिक, सॉरी, कौन सी कैविटी पे डिवाइड हुई है? मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आकर के डिवाइड हो जाती है।
फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके डिवाइड हो जाती है। ओके, किसमें किसमें डिवाइड हुई है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में। अब जो हम लोग राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी देख लिए, अब प्राइमरी ब्रोंकी कन्वर्ट होगी सेकेंडरी में, सेकेंडरी जाएगी टर्सरी में, फिर आएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, कई सारे डिवीजन होते हैं, तो हर एक ब्रोंकी जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकी में, फिर जाएगी टर्सरी ब्रोंकी में, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स पे पहले बनेगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर बनेगा आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसके बाद लिखा गया है कि द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। याद रखिएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल का मेंशन नहीं है, ट्रैकिया से मेंशन है कि ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये सपोर्टेड होते हैं किससे? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इर्रेगुलर वॉल्ड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये किसको राइज किए? यहां से निकला आपका एल्वियोलाई। ठीक है, यहां से निकल गया आपका एल्वियोलाई। इसके बाद आता है कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई मिल करके लंग्स बनाते हैं। तो लंग्स कौन कौन बनाया? लंग्स बनाया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। क्या बनाए? लंग्स। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि लंग्स कौन कौन बनाता है, तो लंग्स कौन कौन बनाया? नेटवर्क, जो ब्रोंकी का नेटवर्क था, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, ये आपस में मिलकर के बना दिए लंग्स। क्या मिलकर के बना दिए? मिलकर के बना दिए लंग्स। इतना समझ में आ गया? तो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। इतना समझ में आ गया? तो सिंपल सी चीज एक बात समझो, हम लोगों ने क्या देखा कि अपने पास वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहां गया? नाजल पैसेज में गया, फिर कहां गया? नाजल चैम्बर में गया, फिर कहां गया? फेरिंग्स में गया। अब रुको, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का। ठीक है, क्या आ गया? फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स कहां जाएगा? लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाएगा ट्रैकिया। अब वापस से रुक जाओ, लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स वो जगह होती है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। इसके बाद क्या आया कि जब हम लोग खाने को निगलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, जब हम लोग खाने को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पे फूड आपका लैरिंग्स में ना एंटर कर जाए, वो ओइसोफेगस में ही जाए, इसके लिए लैरिंग्स के ग्लॉटिस के ऊपर लगा होता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, जब हम लोग खाना निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से खाना जो हम लोग लेते हैं वो हमारे ट्रैकिया में नहीं आ पाता, लैरिंग्स में नहीं आ पाता, वो जाता है आपके ओइसोफेगस में। ठीक है, वो आपके जाते हैं ओइसोफेगस में। इसके बाद आ गया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या था? ट्रैकिया मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर के डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में। ठीक है, राइट साइड डिवाइड हो गया, बनाया प्राइमरी ब्रोंकी। अब ब्रोंकी में होगा डिवीजन, प्राइमरी ब्रोंकी से बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी से बनेगा टर्शरी ब्रोंकी, उसके बाद बनेगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या बना देते हैं? आपका एल्वियोलाई। तो ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई ये आपस में मिलकर के बनाएंगे लंग्स। क्या मिलकर के बनाते हैं? लंग्स। क्या मिलकर बना दिए? लंग्स। इतना समझ में आ गया? क्या था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नाजल पैसेज, नाजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो गई, कहां डिवाइड हुई? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो गई। क्या बना? ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स। पहले होगा ब्रोंकी, कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी, फिर आएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन आपका एल्वियोलाई आ जाएगा। ना समझ में आ गया? लंग्स कौन कौन बनाया? ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई आपस में मिलकर के क्या बना दिए? लंग्स। अब यहाँ पे बात की गई है लंग्स के बारे में कि लंग्स होता क्या है। तो लंग्स क्या है आपका कि लंग्स, वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं। किससे कवर्ड है? दो लंग्स होते हैं, देखो एक ये है, एक ये है। किससे कवर्ड है? ये आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो डबल मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल लेयर्ड प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर होता है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। और प्लूरल फ्लूइड क्यों भरा होता है? जिससे कि ये लंग सरफेस पे होने वाले फ्रिक्शन को कम कर सके। क्या था? दो लंग्स है, दो लंग्स है। लंग्स में डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन में क्या बोले? प्लूरा बोले। उसके अंदर बना है, भरा है प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? लंग सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। करेक्ट। इसके बाद लिखा गया कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, देखो अब ऑब्वियस है ना, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक चैम्बर के पास आएगी, जो अंदर वाली है वो लंग्स के करीब आएगी। सिंपल सी चीज है। तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो क्लोज कांटेक्ट होती है इन द थोरेसिक लाइनिंग, थोरेसिक लाइनिंग के पास आएगी। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के करीब होती है। बाहर वाली है वो थोरेसिक लाइनिंग के करीब होगी, अंदर वाली है वो लंग्स के करीब होगी। इसके बाद लिखा गया कि द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देखो यहां से लेकर के, यहां एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के आपका, देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, आप सिर्फ एल्वियोलाई को छोड़ दो, बाकी जितनी भी चीजें आती हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक,
टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, यहां तक के पोर्शन को बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। ठीक, अब आपका बचा क्या? सिर्फ आपका एल्वियोलाई और उसकी डक्ट ही तो बची, सिर्फ आपका एल्वियोलाई और उसकी डक्ट ही तो बची। तो जो एल्वियोलाई होती हैं और उसकी डक्ट को, इसको ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। यहीं पे आपका एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, यहीं पे आपका एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है। इतना समझ में आ गया कि क्या कंडक्टिंग जोन है, कहां पे क्या है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि द पार्ट स्टार्टिंग विद द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और इसके अलावा एल्वियोलाई और उसकी जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या कर रहा है आपका? कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? एक तो एटमॉस्फेरिक एयर को का ट्रांसपोर्ट कराएगा, कंडक्टिंग पार्ट ये कराता है। आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है, इसके बाद उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है। डस्ट आता है, हम लोग देखते हैं ना कि नोज में कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हेयर्स क्यों होते हैं? जो डस्ट हम लोग एयर ले लिया, क्या सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आ जाती है? उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल बाहर ही रह जाए, हमारी बॉडी में ना जाए, इसको कौन क्लियर करता है, इसको कौन श्योर करता है? वो आपका कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या कर रहा है? एक तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर का एल्वियोलाई में, इसके अलावा फॉरेन पार्टिकल से भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है, और साथ ही साथ जो एयर है उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है। कौन कौन से काम किया? एक तो ट्रांसपोर्ट किया एयर का एल्वियोलाई में, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर किया, इसके अलावा ह्यूमिडिफाई कर रहा है उस एयर को, और साथ ही साथ क्या करता है? उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है। एक्सचेंज पार्ट वो पार्ट होता है जहां पे आपका एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, जहां पे O2 और CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। इतना समझ में आ गया? देखो हम लोगों ने इतने से में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हम लोगों ने एक बार सिर्फ सुन लेना। हम लोगों ने क्या देखा कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है? हमारे पास सबसे पहले वन पेयर नॉस्ट्रिल होता है। सबसे पहले क्या है? वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन होता है नाजल पैसेज में, नाजल पैसेज ओपन होता है आपका नाजल चैम्बर में, नाजल चैम्बर ओपन होता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। फैरिंग्स जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स जाता है ट्रैकिया में। जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, और लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स बोला है। क्यों? क्योंकि वहां पे साउंड प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब फैरिंग्स आपका फूड और एयर का कॉमन पैसेज था, तो जब हम लोग फूड को निगलेंगे, स्वेलिंग ऑफ फूड करेंगे, ठीक है, जब फूड को हम लोग अंदर करेंगे, स्वेलो करेंगे, तो वो फूड आपके ट्रैकिया में, लैरिंग्स में ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है? लैरिंग्स के ऊपर जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस ओपनिंग को बोलते हैं, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लगा होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो जब हम लोग फूड को स्वेलो करते हैं तो फूड आपका आता है लैरिंग्स के पास, लेकिन जो एपिग्लॉटिस था वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, तो फूड आपके लैरिंग्स में एंटर ना करके कहां चला जाता है? ओइसोफेगस में। ठीक है, आपके ओइसोफेगस में चला जाता है। इसके बाद आया लैरिंग्स, फिर आया ट्रैकिया। ट्रैकिया कहां तक जाता है? मिड थोरेसिक कैविटी तक, मिड थोरेसिक कैविटी तक गया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आकर के डिवाइड हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट साइड में। क्या बनाया? प्राइमरी ब्रोंकी। कंटिन्यूसली डिवीजन होता है, प्राइमरी ब्रोंकी, इनिशियल प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी। इसके बाद बनेगा आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल किसको बना देते हैं? एल्वियोलाई को। समझ में आ गया? तो अब बात करेंगे लंग्स की। ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई मिला करके, आपस में मिल करके बनाते हैं लंग्स। लंग्स कैसे हैं हमारी बॉडी में? दो लंग्स हैं। कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन को क्या बोला? प्लूरा बोला। अंदर क्या फिल्ड है? प्लूरल फ्लूइड फिल्ड है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है? वो लंग्स के कांटेक्ट में होता है। इतना हो गया। इसके बाद बताइए कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल का जो पार्ट होता है, सिर्फ एल्वियोलाई को छोड़ दो, सिर्फ एल्वियोलाई को छोड़ दो, जितनी भी चीजें बची अभी तक, एल्वियोलाई को छोड़ दो, क्या क्या बचा? सब कुछ बच गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे। तो एल्वियोलाई और जो उसकी डक्ट होती है उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। वहीं पर आपका एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज आपका वहीं पे होता है। तो जो आपका कंडक्टिंग जोन है ये क्या कर रहा है? कंडक्टिंग जोन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जो वाटर है, सॉरी जो एयर है उसी का ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा। तो जो कंडक्टिंग जोन होता है वो कई सारे काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कराएगा एयर का, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, उसको फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा, ये सारी चीजें करे, प्लस टेम्परेचर को भी बॉडी टेम्परेचर के बराबरी पे लेकर के आएगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी पोर्शन जो होता है, जो रेस्पिरेटरी जोन होता है, वहीं पे आपका एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, वहीं पे आपका एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का। इतना समझ में आ गया?
अब इसके बाद उन्होंने बात की है लंग्स की, कि लंग्स कहाँ पे होता है, लंग्स आपका कहाँ पे होता है। ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, वहीं पे आपका लंग्स प्रेजेंट होता है। इन्होंने बोला कि लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है। कैसे होते हैं, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली, डॉर्सल साइड, पीछे की साइड, ठीक है। ये आपका डॉर्सल साइड, ये आपका वेंट्रल साइड, ये आपका लैटरल साइड, सॉरी ये आपका लैटरल साइड होता है, ठीक है, ये आपका लैटरल साइड होता है, गलती से हो गया। तो पीछे क्या है, डॉर्सली क्या है अपने पास, डॉर्सली अपने पास होती है वर्टिबल कॉलम। याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछा गया कि डॉर्सल पे क्या था, वेंट्रल पे क्या था, लैटरल साइड पे क्या था, ठीक है। डॉर्सल होता है वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल साइड होता है स्टर्नम, आगे के साइड स्टर्नम होता है, और इसके अलावा लैटरल साइड होता है रिब्स, और लोअर साइड होता है डायफ्राम। लोअर साइड क्या होता है, डायफ्राम। देखो पीछे क्या है, डॉर्सल साइड पे क्या है, डॉर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलम है, करेक्ट, इतना सबको पता है। वेंट्रल साइड पे क्या होती है, आपकी स्टर्नम होती है। लैटरल साइड में क्या होती है, आपकी रिब्स होती है, और नीचे की तरफ क्या होती है, लोअर साइड में आपकी डोम शेप्ड डायफ्राम होती है, डोम शेप्ड डायफ्राम होती है, ठीक है। ये जो अपन का ऊपर का पोर्शन होता है, ये आपका थोरेसिक पार्ट होता है। नीचे का पार्ट, डायफ्राम के नीचे का पार्ट आपका एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो जो थोरेसिक कैविटी है, जो हम लोग थोरेसिक लाइनिंग पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या है, वेंट्रल साइड में क्या है, आपका वर्टिबल कॉलम है, सॉरी डॉर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलम है, वेंट्रल साइड पे आपका स्टर्नम है, लैटरल साइड में आपके रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर साइड पे आपका डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया। तो अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग सेटअप जो होता है ना, सेटअप ऐसा होता है लंग्स का थोरेक्स में, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट कि डायरेक्टली हम लोग लंग्स के वॉल्यूम को नहीं कम ज्यादा कर सकते, इस बात को समझ लो। तो अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, तो हमें थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को कम ज्यादा करना पड़ेगा। लंग्स जो है वो आपके थोरेसिक चैम्बर के अंदर बैठा हुआ है, करेक्ट। तो लंग्स के जो वॉल्यूम है उसको हम लोग डायरेक्टली कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, तो हमें थोरेसिक चैम्बर के ही वॉल्यूम को कम ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को, पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात की जा रही है, हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। क्या लिखा गया है कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। अगर आपको कोई चेंज कराना है, तो जब थोरेसिक कैविटी में चेंज आएगा, जब थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आएगा, तभी आपके पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। आप अगर ऐसा सोच लो कि आप थोरेसिक कैविटी को एज इट इज रहने दो, उसी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, आप उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हम लोग डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। किसको ऑल्टर नहीं कर सकते, पल्मोनरी वॉल्यूम को। इतना समझ में आ गया। तो इतने में क्या लिखा गया है कि जो लंग्स होता है वो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, लंग्स थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, लंग्स थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब थोरेसिक चैम्बर की अगर बात करो, थोरेसिक चैम्बर बना कैसे, थोरेसिक चैम्बर डॉर्सल साइड बना वर्टिबल कॉलम से, वेंट्रल साइड पे बना स्टर्नम से, लैटरल साइड बना रिब्स से, और लोअर साइड पे आपका डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अगर आप चाहते हो पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज करना, अगर आप लोग लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करना चाहते हो, तो आपको थोरेसिक वॉल्यूम को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। समझ में आ गया। इसके बाद आएगा कि रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, इतना समझ में आ गया। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एयर को, देखो ये थोड़ा, इसमें बहुत बच्चा गलती करता है, वो उसे ना एक्चुअली ये पूछेगा कि सबसे पहले कौन हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, मतलब आपको सीरियल वाइज अरेंज करना होगा। ये पांचों स्टेप्स दिए रहेंगे, आपको अरेंज करना होगा कि पहले फर्स्ट हो रहा है, पहले थर्ड हो रहा है, पहले कौन सा स्टेप हो रहा है, ठीक है। सिंपल ही होता है, और बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या हुआ, या तो आपका CO2 बाहर जाएगा, या तो आपका O2 अंदर आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रीदिंग होगा या पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा। या तो आपको O2 अंदर आएगा, O2 अंदर आएगा, CO2 आपका बाहर चला जाएगा। इसके बाद अंदर आ गया, फिर आएगा आपका कहां पे, लंग्स में ही तो आता है भाई, एल्वियोलाई में आ गया। एल्वियोलाई में आएगा तो कैसे आएगा, डिफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ यहां पे समझो, डिफ्यूजन होगा। एल्वियोलाई के बाद कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। ब्लड में क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होगा। ब्लड के बाद आएगा आपका टिश्यू, टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में भी डिफ्यूजन हो जाएगा, O2 CO2 का हो जाएगा। टिश्यू के हो गया, इसके बाद सेल्स CO2 को रिलीज कर देंगी, O2 को यूज कर लेंगी। देखो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है, और CO2 जो कि एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा हो गई थी, पहले सेल्स से निकलेगी, CO2 जाएगा टिश्यू में, वहां से जाएगा ब्लड में, फिर आ जाएगा एल्वियोलाई में, क्योंकि हमें CO2 रिलीज करना है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग एनर्जी बना रहे थे, जब फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा गया है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसे हमें बाहर भी तो निकालना है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन,
में क्या हो रहा है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आती है और जो CO2 आपके एल्वियोलर साइड में बहुत ज्यादा हो गई है वो बाहर चली जाती है। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आ गई, CO2 बाहर चली गई। अब क्या होगा, अब एल्वियोलाई आ गया, अब डिफ्यूजन होगा किसका, गैसेस का, O2 एंड CO2 का। ऐसा नहीं है कि दोनों अंदर ही आ रही है, O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना, डायरेक्शन यही रहेगा, अपोजिट एक दूसरे के। डिफ्यूजन होगा गैसेस का, O2 एंड CO2 का, कहां, एक एल्वियोलर मेम्ब्रेन के क्रॉस, हो गया डिफ्यूजन। इसके बाद आ जाएगा ब्लड, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा कौन, O2 और CO2 ब्लड में ट्रांसपोर्ट होंगी। इसके बाद डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में अब वापस से O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो सेल यूटिलाइज कर लेगी, क्योंकि उसको करना था रेस्पिरेशन, कैटाबॉलिक रिएक्शन चलाना था, उसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना था, इसलिए ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो जाएगा और रिजल्ट में क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलेंगे, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़े हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया 5 स्टेप्स तो हम लोग एक बार वापस से देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ऑक्सीजन, वो अंदर आएगी और जो CO2 हमारे बॉडी में है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट हो गई है, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो अंदर कैसे आई, ये बाहर कैसे गई, इसके बाद होता है प्रोसेस। अब क्या होगा, अब पहले तो डिफ्यूजन होगा, कहां पे, पहले डिफ्यूजन होगा एल्वियोलाई पे, क्योंकि लंग्स के ही पास तो गया, हम लोगों ने सांस लिया 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 लिया, कहां गया था, लंग्स एल्वियोलाई के पास तो गया था ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, फिर फेरिंक्स था, फिर ट्रैकिया था, फिर ब्रोंकी था, फिर ब्रोंकियल था, फिर एल्वियोलाई था। तो पहले कहां जाएगा, एल्वियोलाई के पास चला गया। एल्वियोलाई में क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, किसका हो गया, गैसेस का हो गया। अब वहां से जाएगा ब्लड में, ब्लड में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अब ब्लड से गया टिश्यू में, टिश्यू में वापस से डिफ्यूजन होगा। जब टिश्यू में डिफ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद सेल्स क्या करेंगी, सेल्स क्या करती हैं, सेल्स ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी। जब ऑक्सीजन को यूज करेंगी कैटाबॉलिक प्रोसेस में, वहां से CO2 रिलीज होता है। CO2 हार्मफुल सब्सटेंस था, एनर्जी के साथ रिलीज हो रहा था, तो जो CO2 रिलीज होगा वही चला जाएगा बाहर। इसको हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ गई, CO2 बाहर चली गई। फिर क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है। कहां पे हो रहा है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, किसका, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हुआ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसके बाद क्या हुआ, टिश्यू में डिफ्यूजन हुआ गैसेस का। इसके बाद क्या हुआ कि सेल्स O2 को यूज कर ली और CO2 को रिलीज कर दी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा कि ब्रीदिंग होती कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, दो स्टेजेस होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है आपका इंस्पिरेशन, एक होता है आपका एक्सपायरेशन। एक इंस्पिरेशन, एक एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है आपका, इंस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाती है। एक्सपायरेशन वो होता है जिसमें आपकी जो अंदर की एयर है, जो अंदर का है, वो आपका बाहर चला जाता है। ठीक है, एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। ठीक है, तो ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस कौन कौन सी, फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है, और एक्सपायरेशन में क्या है कि जो एल्वियोलर एयर है वो आपकी बाहर चली जा रही है। इसके बाद बोला गया है कि जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट किसका, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कि एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर चली जा रही है, क्या ये अपने आप हो जा रहा है, नहीं, एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, कहां पे, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। उसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट बेसिकली प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, सिंपल समझो, प्रेशर डिफरेंस। एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, जिसकी वजह से एयर अंदर आ रही है, एयर बाहर जा रही है। अब कब क्या प्रेशर ग्रेडियंट रह रहा है, कब एयर अंदर आ रही है, कब एयर बाहर जा रही है, इसको आप इस तरीके से समझो। अभी अंदर लिखा गया है पूरा, देखो, जब हम लोग को कब जरूरत पड़ेगी एयर की, जब हमारे अंदर एयर कम होगी। ठीक है, जब अंदर प्रेशर कम होगा, जब हमारी बॉडी में प्रेशर कम होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक एयर ज्यादा होगी। जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, हमारे अंदर प्रेशर कम है, ठीक है, हमारे अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर से एयर अंदर चली जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हमारे लंग्स में जब प्रेशर कम होगा, हमारे लंग्स में जब प्रेशर कम होगा, प्रेशर निगेटिव होगा। 2 मिनट समझ लो, यह समझ में आ जाएगा। हमारे लंग्स में जब प्रेशर निगेटिव होगा, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, करेक्ट, तो जब बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर कहां से कहां जाएगी, बाहर से अंदर आ जाएगी। बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा था, बाहर एयर बहुत ज्यादा थी, हमारे अंदर प्रेशर कम था, तो एयर बाहर से अंदर आ गई। अब जब अंदर प्रेशर कम था, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर। जब अंदर प्रेशर कम है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर।
इंस्पायरेशन में जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तभी तो कम है, तभी तो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ रही है। और सेम इसी का रिवर्स हो जाता है आपको एक्सपायरेशन में। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो अंदर प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एयर बाहर चली जाती है, ठीक है, बाहर चली जाती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर का डिफरेंस है, इसी की वजह से एयर अंदर आ रही है और एयर बाहर जा रही है। जब अंदर प्रेशर कम होगा इन कंपैरिजन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी। जब लंग्स में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन एटमॉस्फेयर, तो लंग्स से एयर बाहर चली जाएगी। सिंपल सी चीज है, CO2 बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो मूवमेंट होता है एयर का लंग्स के अंदर आना और लंग्स के बाहर जाना, किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। प्रेशर ग्रेडियंट किसके किसके बीच में? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। देखो अब यहाँ पे लिखा गया है कि इंस्पायरेशन कब होता है? इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको नेगेटिव प्रेशर बोला जाता है। इस टाइम पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है? नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो इस टाइम पे एयर अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम लोग एक्सपायरेशन पढ़ते हैं तो एक्सपायरेशन में क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर होता है देन द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी एयर बाहर चली जाती है। तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको बताया कि इंस्पायरेशन में क्या होता है? एयर अंदर आती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो एल्वियोलर में CO2 ज्यादा थी वो आपकी बाहर चली जाती है। जो मूवमेंट हो रहा है एयर का अंदर और बाहर, किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। किसके किसके बीच में? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो अगर हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है। इंस्पायरेशन सिंपल समझो, हम लोग बाहर से एयर अंदर ले रहे हैं, बाहर से एयर अंदर ले रहे हैं। कब अंदर लेंगे? जब हमारे अंदर जब जरूरत होगी तभी तो हम लोग किसी और से उधार लेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारे पास पैसे नहीं है तभी हम लोग बाहर से पैसा ले रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो मतलब हम प्लस में है या नेगेटिव, माइनस में चल रहे हैं, हम लोग माइनस में चल रहे हैं। तो जब अंदर का प्रेशर कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है, उस टाइम पे आपका इंस्पिरेशन होता है। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टाइम पे आपका एक्सपायरेशन हो जाता है। अब इसमें कौन कौन हेल्प करता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो द डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, कौन कौन सी? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग लैटरल साइड में रिब्स थे, लैटरल साइड में जो रिब्स होते हैं उनके बीच में कुछ इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोला जा रहा है। रिब्स लैटरल साइड में है, यहीं पे आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन हेल्प कर रहा है? एक हेल्प करता है आपका डायाफ्राम और एक हेल्प करता है आपका स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। किसमें हेल्प करती है? इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प कर रही है। हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट हम लोगों ने देखा, प्रेशर ग्रेडियंट देखा, जो प्रेशर कम और ज्यादा हो रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? डायाफ्राम की वजह से हो रहा है और एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से हो रहा है। तो अब बात की गई है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है। इंस्पायरेशन बहुत डिटेल में दिया गया है, एक्सपायरेशन में सिर्फ इतना बोल दिया गया कि हर चीज रिलैक्स हो गई, खत्म। देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा कि ये मान लो ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है, ये आपका डायाफ्राम, ये आपका डायाफ्राम है, ठीक है। ये एक्सिस होती है एंटीरियर, ये एंटीरियर साइड होता है, ये पोस्टीरियर साइड होता है, डायाफ्राम है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायाफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायरेक्शन में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। तो अब आपका डायाफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ये फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया। तो जब ये फ्लैट हो जाता है तो वॉल्यूम, जो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा वो किस एक्सिस में बढ़ा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया। तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम का। सबसे पहले क्या हुआ है? डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सबसे पहले डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है, किस डायरेक्शन में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिब्स को ऊपर उठा देती हैं। जो एक्सटर्नल साइड में मसल्स थी ये रिब्स को थोड़ा सा ऊपर उठा देती हैं, जिसकी वजह से स्टर्नम क्या कॉज करता है? थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। कौन से एक्सिस में? डॉर्सो वेंट्रल साइड पे, ठीक है। फ्लैट है जो आपका रिब्स है, इस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, तो आपका कुछ इस तरीके का लंग्स हो जाता है। पहले क्या हुआ? पहले आपका डायाफ्राम फ्लैट हुआ, डायाफ्राम फ्लैट हो गया। डायाफ्राम कैसा था? डोम शेप था, डायाफ्राम आपका डोम शेप था, फ्लैट हो गया। किस डायरेक्शन में वॉल्यूम को बढ़ाया?
जब डायफ्राम ऐसे है, यहां से ऐसे होगा, तो इसी डायरेक्शन में तो ये वॉल्यूम बढ़ाया है और ये डायरेक्शन होती है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम को कौन बढ़ाया है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके बढ़ा दिया। इसके बाद जो ये वाले डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ा, जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा, वो किसकी वजह से बढ़ा? जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट थी रिब्स के बीच में, वो रिब्स को ऊपर उठा देती है, जिसकी वजह से स्टर्नम क्या करता है? थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। किस डायरेक्शन में? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में याद रखिएगा, भूलिएगा मत। डायफ्राम थोरेसिक वॉल्यूम को किस डायरेक्शन में बढ़ाया है? जब डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम को किस डायरेक्शन में बढ़ाया? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो रिब्स को ऊपर उठाती हैं, जिसकी वजह से स्टर्नम थोरेसिक वॉल्यूम को किस डायरेक्शन में बढ़ाता है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज इतना समझ लो कि अगर ऐसे बात की जा रही है, ये आपका इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है, ये आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है। सिंपल सी चीज है, इतना समझ लो, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। तो अब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? डायफ्राम ने बढ़ा दिया और आपके स्टर्नम ने भी बना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने भी बढ़ा दिया। अब क्या होता है? द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को, लेकिन अगर हम लोग थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो वहां से पल्मोनरी वॉल्यूम भी आपका चेंज होता है। तो क्या हुआ कि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, वहां से पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया। हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो होगा प्रेशर कम। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया, अब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, वही मुझे लगा कि एक्चुअली प्रेशर ज्यादा लिखा गया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। देखो, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है तो पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। जब अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर कहां से कहां आ जाएगी? बाहर से अंदर आ जाएगी, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इसी की वजह से विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, इसी की वजह से आपकी जो एयर है वो बाहर से अंदर आ जाती है और इंस्पायरेशन आपका हो जाता है। इसके बाद लिखा गया है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन हो जाता है डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स का। डायफ्राम अपनी नॉर्मल डोम शेप में रिटर्न आ जाती है, स्टर्नल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम घट जाता है और उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट गया। अब जब थोरेसिक वॉल्यूम घट गया, पल्मोनरी वॉल्यूम घट गया, तो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो यहां से क्या होता है? एक्सपल्जन हो जाता है एयर का, कहां से? फ्रॉम द लंग्स। इसकी वजह से लंग्स से एयर बाहर चली जाती है, प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। हम लोगों ने क्या देखा? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि पहली बात तो यह है कि हम लोग डायरेक्टली हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते। पहली लाइन क्या है? डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते। अगर हमें वॉल्यूम को बढ़ाना या कम करना है तो सबसे पहले हमें थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को कम ज्यादा करना पड़ेगा। इतना एक बेसिक लाइन है, इसको छोड़ दो आप। अब हम लोग क्या समझते हैं कि अगर इंस्पायरेशन कब होगा? जब अंदर का प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो एयर बाहर से अंदर चली आएगी। एक्सपायरेशन में इसका उल्टा हो जाएगा। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है? आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, कैसा हो गया? डोम शेप्ड था, फ्लैट हो गया। किस डायरेक्शन में? थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ा दिया। थोरेसिक चैम्बर में ही तो आपका डायफ्राम प्रेजेंट है भाई, थोरेसिक चैम्बर में ही तो प्रेजेंट है। तो किस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ा दिया? किस डायरेक्शन में? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसका काम खत्म। अब आया आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? लिफ्ट को, ये देखो ये क्या है? रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। इन्होंने क्या किया? रिब्स को ऊपर की तरफ उठा दिया। तो जब इन्होंने रिब्स को ऊपर उठाया तो किस डायरेक्शन में उठाया? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में इन्होंने रिब्स को भी ऊपर उठा दिया, सॉरी थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। तो जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? एक तो आपका डायफ्राम की वजह से इंक्रीज हो रहा है, दूसरा आपका स्टर्नम की वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो जब पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया तो अब क्या होगा? जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मतलब जो पल्मोनरी प्रेशर है वो हो जाएगा कम, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा कम और एयर आ जाएगी अंदर। सिंपल सी बात समझ गए कि जब अंदर का प्रेशर हो जाएगा कम इन कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर बाहर से अंदर चली जाएगी। इसके बाद एक्सपायरेशन में क्या होता है कि डायफ्राम हो गया डोम शेप में, नॉर्मल आ गया। जो स्टर्नम था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है।
जो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा था, जो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा था, पल्मोनरी वॉल्यूम हो जाएगा कम, अब प्रेशर जाएगा बढ़। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा हमारे लंग्स में तो वहां से एयर चली जाएगी बाहर और हो जाएगा आपका एक्सपायरेशन। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम लोग अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल एब्डोमेन, इसको बोलेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम लोग अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? एब्डोमेन की मसल से। इसके बाद लिखा गया है कि जो एक ह्यूमन होता है नॉर्मली 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीद करता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो हम लोग देखते हैं ना कि 72 टाइम्स, ठीक है, ये हार्ट बीट होती है। आप काउंट करोगे ना कि कितनी बार आप इनहेल एक्सेल करोगे, आपका 12 से 16 बार ही होता है। तो ह्यूमन ब्रीद कितनी बार करता है? 12 से 16 बार करेगा, 12 to 16 टाइम इन अ मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किसकी हेल्प से वॉल्यूम मेजर किया जाता है? होता है वो आपका स्पायरोमीटर। क्या होता है? स्पायरोमीटर होता है। कितनी बार ह्यूमन ब्रीद करता है? 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर। किसके साथ मेजर किया जा रहा है? स्पायरोमीटर की। क्या हम लोग अपने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, एडिशनल मसल एब्डोमेन। ओके, इसके बाद आता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो मुझे लगता है नीट का पेपर ही नहीं बनता। एक तो इसके बिना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और जो आपका डिसऑर्डर वाला पोर्शन है ना, डिसऑर्डर वाला, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर वाला पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पता नहीं क्यों हर साल पूछा जाता है, जबकि 3 डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, अस्थमा एंड एम्फाइसीमा, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखिएगा, और यहां से सवाल आएगा तो जहां से आएगा उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिया करो। अगर आपको लिए लगे ना कि आपको ये याद नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि मैम मुझे ये चीज याद करने में इश्यू है। हम एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ रिजर्व वॉल्यूम और कैपेसिटी के लिए, जहां तक मुझे लगता है आपको उसके बाद याद हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे, लॉजिकल चलेंगे, बट आपको याद हो जाएगा। वैसे ही मुझे भी याद है, इसलिए मैंने बोला। सबसे पहले क्या है इसमें कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। हम लोग जब नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग कितना वॉल्यूम एयर का अंदर ले रहे हैं, कितना हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, यही होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है। इसके बाद बात की गई है कि एक हेल्दी मैन कितनी बार इंस्पायर और एक्सपायर करता है? अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 6000 से लेकर 8000 ml एक नॉर्मल पर्सन इंस्पायर एक्सपायर कर लेता है। टाइडल वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन नॉर्मली इंस्पायर एंड एक्सपायर, क्या कितना होता है? 500 ml होता है। इसके बाद आएगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो, जब भी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए, इंस्पायरेटरी हो या एक्सपायरेटरी हो, आपको याद कर लेना है, आगे आएगा एडिशनल, आगे आएगा एडिशनल, और बाद में आएगा फोर्सिबल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो अगर बात की जाए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, एक आदमी कितना एयर इंस्पायर कर सकता है, और एक वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हम लोग और ऐड करें, इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद। ठीक है, इन्होंने बोला एक तो हम लोग पहले फोर्सिबल इंस्पायरेशन करें, उसके बाद ए पर्सन कितना और ज्यादा एयर इंस्पायर कर सकता है, ये होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है? 3000 ml। सेम आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में दिया गया है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन की हेल्प से एक आदमी कितना एयर और एक्सपायर कर सकता है, ये होता है आपका फोर्सिबल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ये होता है आपका 1000 to 1100 ml। तो इन तीनों में क्या दिया गया है, सिंपली देखो याद कैसे करना है। टाइडल वॉल्यूम क्या दिया गया? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम हर किसी को याद होगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम लोग कितना एयर अंदर ले रहे हैं, कितना एयर बाहर निकाल रहे हैं, ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? 500 ml। इसके बाद आता है आपका रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम में याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही एडिशनल दे देगा, और जो चीज यहाँ पे दी होगी वही चीज यहाँ पे दी जाएगी। अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जा रही है तो यहाँ पे इंस्पायरेशन होगा, अगर एक्सपायरेटरी की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कि एक पर्सन फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम और ऐड इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, ये होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन और कितना ज्यादा एयर एक्सपायर कर सकता है, ये होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना है? 1000 to 1100, और IRV कितना है? 2500 to 3000। इसके बाद आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स। जब हम लोग बहुत तेजी से फोर्सिबल एक्सपायरेशन करें उसके बाद भी हमारे अंदर कुछ एयर बची रह जाती है, वो होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बची रह जाती है वो होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है? 1100 टू 1200 ml। ठीक है, इसके बाद कुछ कैपेसिटी की भी बात की गई है, जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब और कितना ज्यादा हम कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल, अब देखो हम लोगों ने रिजर्व वॉल्यूम किया था, तो अगर इंस्पायरेशन यह था यहाँ पे भी इंस्पायरेशन है। ये सिर्फ हम आपको लर्न करने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे कैपेसिटी की बात आ गई, तो अगर इंस्पायरेटरी है तो यहाँ पे एक्सपायरेशन हो जाएगा, अगर एक्सपायरेटरी है तो यहाँ पे इंस्पायरेशन आ जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन कितना और अमाउंट में इंस्पायर कर सकता है, वो टोटल अमाउंट जो है एयर का, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को जोड़ दो। सेम होता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की नॉर्मल इंस्पिरेशन में, जो हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद एक आदमी कितना ज्यादा एयर का वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है, टोटल वॉल्यूम कितना एक्सपायर कर सकता है, वो होता है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर करोगे टोटल, वो होता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो आप लोग नॉर्मल सांस लेते हो, उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, वो होता है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी और आईआरवी की बात करें तो होगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीवी और ईआरवी की बात करें तो वो होगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर आएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपको कुछ दिख रहा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था? रेजिडुअल वॉल्यूम वो था कि हम लोग कितनी भी तेजी से एक्सपायरेशन कर लें, कितना भी फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दें, जो वॉल्यूम था एयर का हमारे लंग्स में बचा रह रहा था, वो था आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। हम लोगों ने क्या समझा कि हम लोग कितनी भी तेजी से अगर एक्सपायरेशन करेंगे तो हमारे लंग्स में कुछ तो वॉल्यूम एयर का रह जाएगा, और वो होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? 1100 टू 1200 ml था। यहाँ पे क्या बोला? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे फोर्सिबल नहीं, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में बचा रहता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। जब हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन कर देते हैं तो क्या सारी एयर बाहर चली जाती है? नहीं, थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा ना। तो वो होता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लिंक करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम बच रहा था लंग्स में, ठीक है। और फंक्शनल क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल क्या है? हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम बचा है, वो होता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। निकालोगे कैसे? ईआरवी और आरवी से। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ईआरवी आरवी को तोड़ मरोड़ के दे देगा, बहुत सवाल आता है, बिना इसका पेपर बनेगा नहीं, इसको याद करके जाना बहुत अच्छे तरीके से। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन। ये तो बहुत ईजी है कि एक आदमी कितना ब्रीद इन कर सकता है या कितना ब्रीद आउट कर सकता है आफ्टर पोस्ट एक्सपायरेशन, ठीक है, या पोस्ट इंस्पायरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन। आप जबरदस्ती फोर्स एक्सपायरेशन करो, जितनी ज्यादा आप एक्सपायरेशन कर सकते हो, जितनी एयर आप बाहर निकाल सकते हो उसको करो, उसके बाद आप कितना ब्रीद कर पा रहे हो। या फिर एक आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो, उसके बाद आप नॉर्मली कितना एयर बाहर निकाल पा रहे हो, ये होता है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कैसे निकालोगे? इसमें क्या क्या आ जाएगा? आईआरवी, ईआरवी और टीवी। आईआरवी, ईआरवी और टीवी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रह जाती है आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन करो, उसके बाद हमारे एयर में जो लंग्स रह जाती है वो होता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या क्या होगा? आरवी, ईआरवी और टीवी। आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। जितनी कैपेसिटी के पहले हम लोगों ने जो चार चीजें पढ़ी थी वो सब आ जाएंगी आपके टोटल लंग कैपेसिटी में। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या था? फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जितना अमाउंट एयर का रह रहा है, जितना अमाउंट एयर का रह रहा है वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या क्या आएगा? टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में ऑलरेडी ईआरवी, टीवी और आईआरवी आ गया। इतना था आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बिना इसके पेपर बनने वाला है नहीं। याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरीके से कर लेना। देखो सिंपल सा चीज है, टाइडल वॉल्यूम बच्चों को नहीं कंफ्यूज होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशनल अगर नाम आ जाए तो समझ लेना वॉल्यूम की बात की जा रही है, कैपेसिटी की बात नहीं की जा रही है। अगर
फोर्सिबल इंस्पायरेशन है तो इंस्पायरेटरी की बात की गई है, अगर एक्सपायरेटरी है तो एक्सपायरेशन होगा। जब कैपेसिटी देखोगे तो वहां पे जाएगा गेम पलट, वहां पे जाएगा गेम पलट। अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेगा तो होगा एक्सपायरेशन, और अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करेगा तो होगा इंस्पायरेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल कैपेसिटी में कंफ्यूज मत होना। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में बचता है, मतलब जबरदस्ती जब हम लोगों ने जितना ज्यादा हम लोग निकाल सकते थे उतना निकाल दिया, उसके बाद जो बचा। और फंक्शनल क्या था? फंक्शनल वो था नॉर्मल एक्सपायरेशन करो जो बच जाए वो था आपका फंक्शनल। वाइटल कैपेसिटी क्या था? हम लोग फोर्स्ड एक्सपायरेशन करें उसके बाद जो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, या फिर फोर्स्ड इंस्पायरेशन करें उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, ये था आपका वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना बचता है लंग्स में आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितना एयर बच रहा है, ये था आपका टोटल लंग कैपेसिटी। एक दो बार करोगे ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगी, बाकी कोई ट्रिक नहीं है जो मैंने आपको बता दी है, इससे क्वेश्चन कभी गलत होने वाला है नहीं। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आधा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी चैप्टर 4th, 2nd या 3rd यूनिट का आपको देखना है एनसीईआरटी का, तो प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।